ताकतवर होते रहे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें उनकी सियासी ताकत कमजोर करनी है, क्योंकि इस मुल्क में ताकत बनती भी वोट से है और ताकत कमजोर भी होती है वोट से ही। अगर हम एकजुट रहेंगे और भाइयों को जोड़ेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहां से जो एक आंधी चलेगी वो पूरे उत्तर प्रदेश को देश भर में रोशनी देगी। आज जो हालात है, चारों तरफ अंधेरा है, कोई रोशनी किरण दिखाई नहीं देती। मेरे भाई बंगाल से चल के आए, आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको सुना, उन्होंने वहां के हालात बताए और उन्होंने ये खतरा जाहिर किया और उनको वहां बैठे उन्होंने कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे यहाँ वोट नहीं, वरना तो मैं पता नहीं क्या करता, लेकिन मैं यहाँ बहुत मेहनत करूंगा कि लोगों को तैयार कर सकूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में, अपने भारत में 2 दर्जे के नागरिक बन जाए? अभी जो 3 दिन पहले हुआ, क्या आपने नहीं देखा जो दिल्ली में हुआ? क्या आप दलित समाज के लोगों को पसंद आया जो दिल्ली में? आपसे कहना चाहता हूं, आज इस मुल्क की हिफाजत के लिए मुझे आपकी जरूरत है, आपकी, मेरे भाइयों की, मेरे खून की मुझे जरूरत है, क्योंकि जब तक आप नहीं खड़े होंगे तब तक मैं कहता हूं इनकलाब नहीं आएगा इस देश में। जब आप खड़े हुए हैं, इनकलाब आया है, इससे बड़े बड़े निजाम बदल जाएंगे। हमें अपनी इज्जत आबरू बचानी है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना है। जो कुर्सी हमें दी है संविधान ने, कुर्सी को बचाना है, अपने वोट के अधिकार को बचाना है, और जो जुल्म जाति मजलूमों पर हो रही है उसकी भी रक्षा करनी है। आपको बलिदान देना पड़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों से नहीं कह सकता कि वो आगे को चले, मैं आपसे कहता हूं कि उन पर उठने वाले हर लाठियों को रोकने का काम आप लोग करो, अपने दिल में उनके लिए प्यार पैदा करो, तब कोई आंधी उनको, तब कोई मुसीबत उनको हिला भी नहीं पाएगी, उनको परेशान नहीं कर पाएगी। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं उनसे नहीं कहना चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए तैयार हैं? याद करो, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बानी देते हुए क्या कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। मैंने खूब मुसीबतें झेली, जेल काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, मेरे पैरों के नाखून तक खींच ले गए, मुझे तमाम मुसीबतें दी गई, गोली चलाई गई। क्या मैंने कभी झुकना महसूस किया? जब मैंने झुकना महसूस नहीं किया तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्या तुम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो? क्या यहाँ कीरतपुर में कोई ऐसी बस्ती है जहां हमें लग रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं? जाओ, लोगों को प्यार से जोड़ो, और ये भी तुम्हें देख के चलेंगे, मेरी बात को याद रखना। जब ये तुम्हें इकट्ठा देख लेंगे, कितने मोहल्ले हैं यहाँ नवीन? दलितों के कितने मोहल्ले हैं? 11 मोहल्ले। 11 मोहल्ले में टूट बताओ कौन से मोहल्ले में? किसी मोहल्ले में हो तो बताओ, चलो जाके पकड़ो, संभालो, अपनी उनकी तकलीफें सुनो, उनकी समस्या सुनो, उनके साथ बैठो, लेकिन उनको एकजुट करो, मुट्ठी बनाओ। समझ रहे हो? तब तक नहीं बनेगी। क्या तो तय कर लो कि आप जुल्म जाति सह के मरना चाहते हो। देखो, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था चे गुवेरा। चे गुवेरा ने कहा, आप सब भी सुनना, आप बड़े, ये तीनों 4 भाई इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, आपसी बात मत करो, इधर आओ। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं मुफ्त में तुम्हें। आप मुझे टीवी पे, अखबार में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते सुनते हो। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो जिनका नाम था चे गुवेरा। उन्होंने कहा कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मौत एक दिन निश्चित है, मौत सबकी आनी है, ठीक है? क्या तो डर इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी आने वाली नस्लें इस मुल्क में संविधान के लोगों की हिफाजत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तैयार हो? ये जंग है, इस जंग में कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तैयार हो? पहले युद्ध होते थे, तलवार भाले चल के राज बदलता था, अब वोट से बदलता है। अपने एक एक वोट को संभालो, तैयार करो और भाईचारा बना के बस्तियों में निकल, इनसे भी उम्मीद करो, इनसे भी कहो कि आओ हमारा साथ दो। और जब हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर ईवीएम से लेके सारी मुसीबतों के खिलाफ हम लोग लड़ी रहे। तुम अपनी अपनी क्षेत्रों की लड़ाई को संभाल लो। तुम ये जानते हो और मैं भी ये जानता हूं, अगर ये संविधान है तभी तो पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप को, कुशवाहा, मौर्य साहब के, सैन, विश्वकर्मा, जाट, गुजर का बच्चा कुर्सी बैठा है, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा कुर्सी बैठा है, और जो मुस्लिम समाज पिछड़े वर्ग के जाते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर नहीं होता संविधान तो कौन बैठने देता कुर्सी पर? क्या आज भी मुझे रखने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी मटकी पे छूने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी घोड़े पे बैठने में पानी नहीं गया था? तो इसका मतलब अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश नहीं बना। उसको बनाने के लिए अभी संविधान को ताकत देने की जरूरत है। ताकत तब बनेगी जब आप वोट से मजबूत हो जाओगे। मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे भी तमाम लोग जो खड़े, न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर
इज्जत मान सम्मान की जिंदगी जीनी है तो फिर संघर्ष करो, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जो अधिकार मिले हुए अगर वो छीन रहे हैं इसका मतलब आप अपनी ताकत भूल बैठे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादी की लड़ाई याद करो, कितने लोगों ने कुर्बानी दी तब जाके आजादी आई। अब इस मुल्क में हमें अपनों से नहीं लड़ना, इस मुल्क फलाने को बना दो, फलाने 5 साल देखा आपने? जो 5 साल आपसे वोट लेके आपकी तरफ ना देखे, आप बहुत गैर जिम्मेदार हो गए। आप ये महसूस करो, आप 5 रुपए का सामान लेने जाओगे, 4 बार देखोगे सामान को, लेकिन वोट डालने जाते कभी नहीं सोचते कि नेता आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा नहीं बनेगा। जब जुल्म होगा, अन्याय होगा, आपके साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा। जब सरकार आपके खिलाफ कानून बनाएगी तो सरकार की मुखालफत करेगा नहीं करेगा, आप जानते ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो। आप सोचते हो नेता वो होता है जो अच्छे कपड़े पहन ले, जिसका कुर्ता इतना नीचा सा हो, 4 बढ़िया मिठाई आपकी खाए तो आपको खिलाए, आपकी टोपी अपने सर पे रख ले, और चुनाव के बाद अपनी टोपी आपके सर पे रख दे, आप उसी नेता मानते हो। मैं क्या करूं भाई? अगर आप नेता को समझते हो तो नेता वो होता है जो काम आम आदमी नहीं कर सकता, वो काम नेता की जिम्मेदारी होती है। बाकी काम तो आप अपने करते ही हो। नेता आगे थोड़े आपके यहाँ चक्की चलाएगा, नेता आगे थोड़े आपके खेत का काम करेगा। आपके नेता का काम यह है कि वो जो ताकत आप उसको देके भेजते हैं, उससे जाके पार्लियामेंट में वो आवाज उठाए अपने क्षेत्रों के लिए। आज बताओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए कहां स्कूल बच रहे हैं? स्कूल में कौन सी पढ़ाई हो रही है बताओ? मैं अभी होके आया, एक माँ मुझे मिली इसी कीरतपुर में, उसने मुझसे कहा कि मुझे 9 लाख रुपए मेरे खर्च में, मैं कर्जदार हूं और भट्टे पे काम कर करके पैसा चुका रही हूं, बेटा मैं क्या करूं? मैं उस मां को क्या जवाब दूं कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत हमें शासन करने के लिए दी थी, उस वोट को हम राशन पे जो है बेचने लगे हैं या राशन पे भाजपा को देने लगे हैं, तो फिर हमारे साथ जुम जाते अन्याय क्यों नहीं हो? ये वोट है। आदमी चाहे 20 किलो का हो या 200 किलो का, वोट से ताकत बनती है। आप मुझे 100 किलो माला पहना दो, आप मुझे खूब मिठाई खिला दो, आप खूब जो है यहाँ फूल बिछा दो, आप खूब जो है जय जयकार करो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक वोट की ताकत मुझे नहीं दोगे तब तक चंद्रशेखर आजाद ऐसी सड़कों पे खड़ा रहेगा। और जब आप ताकत दोगे तो फिर आप याद रखना कि आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद 20-20, 50-50 जिस आदमी को तुमने खून पसीने सींच के तैयार किया, वो उसकी जान लेना चाहते हैं। अगर तुम उसकी वोट से हिफाजत नहीं करोगे, ताकत नहीं दोगे उसको, तो फिर वो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा? आप मुझे बताओ। गोली में थोड़ा करता हूँ, गोली जानते एक दिन जानी, मैंने बताया तुम्हें चेक वाले ने क्या कहा कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मरना तो एक दिन सबको है, तो मैं मन में क्यों परवाह क्यों करूं? मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे हाथ में ऐसी कौन ताकत है कि आपकी जिंदगी बदल लूं, आप पे जुल्म करने वाले लाठी को पकड़ लूं, आपके साथ नाइंसाफी ना हो? बताओ मुझे कौन सी ताकत है मेरे पास? वो ताकत आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं तो नगीना में, मेरा खुद का वोट नहीं, ये तो आपके हाथ में है। जब आप मेहनत करोगे, घर से निकलोगे, बस्तियों में जाओगे, हाथ जोड़ने सीखोगे, समझाना सीखोगे, आपका साथ दो। मैं आपसे साथ मांगने के लिए आया हूं कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराओ। बताओ कराओगे नहीं कराओगे? जावेद भाई बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक हाथ से नहीं मानूंगा मैं किसी की बात को। देखो समय कितना बचा, जल्दी बताओ। 2 मिनट बच रही होंगी हैं? देखो हैं? धोखा मत दो, सब पिछले भी 10 थी, अभी भी 10 हुई। क्या मैं कुछ बोला ही नहीं? 3 मिनट है, गौर से सुन लो। मैंने आज तक कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो जिसमें मुझे 29 दिन जेल रहना पड़ा, मैंने लाठियां खाई, जुल्म सहा। जब जिन लोगों को वोट देकर आपने ताकत दी उन्होंने मुंह फेर लिया। चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात के जो लोग आए थे दुनिया से, जब उनको यहाँ जबरदस्ती बंद कर दिया सेंटर में, उनको छुड़वाने का मामला हो, चाहे तबलीगी का मामला, इसमें 4 दिन में पड़ा रहा कि पाल प्रजापति कश्यप सैनिक को, मौर्य साहब के कुशवाहा के बेटे को नौकरी मिल जाए, 6,800 नौकरियां मैंने लड़ के दिलाई। चाहे दिल्ली में टूटने वाले गुरु घर का जब जयंती आप मना रहे थे, बड़े उत्साह कर रहे थे, आपको याद है दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया, 96 लोगों ने, हमने देखा वो गुरु घर छीन के लिया सुप्रीम कोर्ट और सरकार से। ये ताकत पैदा की है आपने। फिर कह रहा हूं, चाहे नजीर की मां के आंसू पूछने की बात, चाहे पहलू अखलाक का मामला हो, हर मामले पर मैंने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी और मैंने कभी आपसे वोट नहीं मांगी। मैं पहली बार आपसे इसलिए वोट मांगने आया क्योंकि सड़क पर खड़ा होकर मैं वो बात नहीं कह सकता और उस बात की कोई अहमियत नहीं बचती जिस बात को कहना चाहता हूं।
नौकरी कौन देती है? सरकार। बिजली का बिल कौन कम करती है? सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम कौन करती है? सरकार। सारी चीजें सियासी ताकत से होती है। आपके बच्चे को पढ़ाई मिलेगी सरकार तय करती है। आपके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी सरकार तय करती है। लोन किसको मिलेगा? आप तो देखो अडानी अंबानी का 15-15 लाख करोड़ का लोन माफ होगा, आपका क्या माफ हो रहा है? आप 10,000 रुपए का लोन लेके देखो, पहले तो देंगे नहीं, और दे दिया था आपके मकान पे लगा दें कुर्की का नोटिस अगर 10,000 रुपए जमा नहीं किए। ये अमीरों की सरकार है, ये अमीरों के चोचले, इनसे दूर हो जाओ। अगर अपने मुल्क में जीना है तो सियासी ताकत बनाओ। सियासी ताकत नहीं होगी। क्यों कहा बाबा साहब ने कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की? क्यों कहा? क्या वो कमजोर थे? क्या वो बेवकूफ थे? क्या वो गैर जिम्मेदार थे? वो जानते थे कि जिन्होंने सदियों तक आपको कुछ नहीं दिया वो आने वाले कल में भी नहीं देंगे, रोकेंगे बहुत। इसलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पावर अचीव करो। उन्होंने ये भी कहा राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि योग्य लोग शासन करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं बाबा साहब के बच्चों, इस लड़ाई में अब आपको आगे निकलना है। अब कोई और नहीं लड़ेगा। हर आदमी घुटने टेक के बैठ चुका। सीबीआई ईडी वाले आते हैं, नेताजी भाजपा का पटका पहन के भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इस सियासत से हमारा भला नहीं हो सकता। हमें पहले ना बिकने वाला समाज और फिर ना बिकने वाले नेता तैयार करने पड़ेंगे। और मेरे भाइयों को एक कमान अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। आज इस देश की मिट्टी को, आज इस देश को हमारी जरूरत है। अगर हमें अपने खून से सींच के भी इस मुल्क को बचाना पड़ा, आईन संविधान को बचाना पड़ा, तो हम इस संविधान को बचाएंगे किसी भी कीमत पर। नहीं कराओगे मदद? हाथ बताओ पक्का? झूठ मत उठाओ। हाथ तराबिया का समय हो रहा है, झूठ मत उठाओ। पक्का? भरोसा कर लूं? सोच लो। ऐसा तो नहीं कि कोई आए झंडा को दिखाए और कहो नहीं हम झंडे के पीछे हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं मुसलमानों की सियासी सोच। मुसलमान मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलर होती है। मेरी बात पर गौर करना। जो आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा उठा के रखे, और सेकुलर पार्टी को लगे कि ये अगर हमारे पास आ जाए हमें फायदा होगा, या उसको लगे कि मुझे टिकट विकट नहीं मिल रहा मैं इधर चला जाऊं, अगर वो भी सेकुलर पार्टी टिकट लेकर जाए तो हमारे लोग उसको भी वोट देते हैं। ये है सियासी जहन। जिसने 20 साल इलाज किया उसको वोट देके भी ताकत देते हैं। अब आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी बच जाएगी? आप सोचते हो आपका जुल्म होना बच जाएगा? बताओ मैं झूठ कह रहा हूं क्या? अगर आपकी सियासी सेकुलर पार्टियों को लगे कि जिसने हमारे लोगों का कत्ल किया अगर उससे भी फायदा हो रहा तो वो पार्टी में ले लेंगे, आप उसको वोट दोगे। ये है आपके सियासी जहन। आप नहीं समझते वोट की अहमियत को। जिस दिन वोट की अहमियत समझ गए आपको छूने से पहले डरेगा आदमी, आपकी तरफ आंख उठाने से पहले डरेगा। कोई दलित को छू के तो दिखाए, देखो एहसास हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ने हमें, और आप नहीं समझ पा रहे। एक बार एकजुट हो जाओ, फिर देखना अकेला चंद्रशेखर आजाद जैसे खड़ा होगा, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी नेता के लिए कहना पड़ेगी भाई हमारे किसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, छोटे भाई फैलसू जमा और तमाम साथ। मैं इन सब का, नवीन भाई का, ये हमारा एक जो है मेरी दाई तरफ बैठा छोटा भाई सोनू कुमार, राजीव कुमार, सतीश कुमार, गुलजार भाई, निक्की सिंह, शुभम, विदित कुमार, अरुण कुमार, मोहम्मद आदिल, छोटू सिंह, रिंकू सिंह, आकाश, साद मिर्जा, फवाद खान। ये जमा खां कौन है? मसी जमा खां। अच्छा मैंने सोचा अपना ही नाम लिख दिया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं आपको रमजान माह की मुबारकबाद भी देता हूं। एक तरफ रमजान माह आया, दूसरी तरफ सरकार सीए भी ले आई है। हाँ आगे मैं तो जानता था ना, मैंने अपने साथियों को बताया अभी कि उन पे कुछ बचा नहीं है। वो ताकत रोकने के लिए तमाम कोशिश करेंगे पोलराइजेशन हो जाए। हमें समझदारी दिखानी है कि हमें अपनी ताकत बनानी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको माह रमजान की मुबारकबाद। आप आगे बढ़ो, आप हम हैं, बस ये याद रखो। वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना कि मैं हूं ना, है ना? तो अभी इसको बदलते हैं, हम है ना, आप चिंता मत करो, हम एकजुट रहेंगे। ऐसे मुट्ठी थानो, ऐसे मुट्ठी थानो, हिम्मत दिखाओ, ऐसे मुट्ठी थानो। हमारा मुल्क, अगर इसको जानना हो तो इंडिया गेट पे जाकर देखो, पता लग जाएगा किसका मुल्क, किसने कुर्बानियां दी है। आरएसएस के लोग थे या देश में रहने वाला दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान था जिसने कुर्बानियां दी थी, पता लग जाएगा। इसलिए कह रहा हूं मुट्ठी थानो और एकजुट रहो। हमारी एकता दुश्मन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप यहाँ आए, अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बस अपने फोनों का, हमारा भाई है वो सब तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी मदद करनी है, सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्या रहेगा?
पगड़ी आप बांधोगे, मैं बांधू? मैं डाल दूं? भैया बहुत बड़ा फैन है आपका। सारी पार्टी देख नहीं पाए तब आप